फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है गेट टू नेट फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की इस प्लेलिस्ट में। फ्रेंड्स, यूजीसी द्वारा कंडक्टेड नेट का एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी फॉर टेस्ट की हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूजफुल है कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए। मैं डॉक्टर आशा चावला, एसोसिएट प्रोफेसर इन कॉमर्स, आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं करवाने जा रही हूँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम एलएलपी के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे यूजीसी के नेट के सिलेबस में कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर, जिसका कोड नंबर 8 है, 9th यूनिट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के अंदर दिया गया है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, देखिए यूनिट 9th में ये हमारा टॉपिक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी इन इंडिया। आइए स्टार्ट करते हैं। Which form of business should I start? Company, sole trader, partnership, limited liability partnership? Which form will you choose? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं, आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे? फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस जब हमें स्टार्ट करना होता है तो हम उसका स्वोट एनालिसिस करते हैं, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। आइए एक बार देखें। हमारे पास फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर मैंने सिर्फ लायबिलिटी, जिससे हर इंसान बचना चाहता है, लायबिलिटीज के बेसिस पर। लायबिलिटी लिमिटेड भी होती है, अनलिमिटेड भी होती है। तो पहले हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनीज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की लायबिलिटी है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेन ओनर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, इसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ निग्लिजेंट पार्टनर, ध्यान से देखना है, ये हमें बात तो करिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, लेकिन निग्लिजेंट, लापरवाह, उस पार्टनर की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। अदरवाइज यहां पर जो हमारा वर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि लिमिटेड और अनलिमिटेड का मीनिंग क्या है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल है। 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने 10,000 रुपीज लेकर, डॉलर लगाकर इन्वेस्ट किया, तो उनके हो गए $30,000। एक नया बिजनेस था, बिजनेस की उनको पहचान नहीं थी, या कोई भी रीजन लगा लें कि उनके बिजनेस में एक लायबिलिटी अकर हो गई 90,000 की, और अब उनको पे करना है। लायबिलिटी है 90,000 की, उनके पास कैपिटल है 30,000। अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? लॉस कितने का, यहाँ पर कितनी डेफिशिएंसी है? 60,000। 60,000 की लायबिलिटी को सेटल किया जाएगा, पे इंडिविजुअली 20,000 ईच। हम यहाँ एजम्पशन लेकर चल रही हैं कि इक्वल पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर इन पार्टनर्स को अपनी प्राइवेटली घर से पे करना पड़ेगा। तो इस केस में कहेंगे ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है। आइए वो लिमिटेड लायबिलिटी को भी देखें। लिमिटेड लायबिलिटी, मानो कि एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के अंदर लॉस हो गया। लिमिटेड लायबिलिटी के कंसेप्ट में अगर बिजनेस के अंदर कोई लॉस हो जाता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। जो भी लॉस जितना पे हो पाएगा सिर्फ कंपनी के अंदर से या कॉर्पोरेशन जो भी हमारी यूनिट है वहीं से हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में हमने समझा कि जब जो ओनर्स हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं, उनको इंडिविजुअली घर से पे करना पड़ता है, प्राइवेटली पे करना पड़ता है, तो हम इस केस में कहेंगे लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड है। अगर नहीं पे करना पड़ता तो कहेंगे लायबिलिटी लिमिटेड है। आइए आगे देखिए। कंपनी के अंदर, कंपनी क्या है पहले हम समझे। ए बिजनेस एंटिटी विच एक्ट्स एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसका मतलब तो कुछ और भी होता होगा, नेचुरल, गॉड मेड। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो एक लॉ के अंदर बनाया जाता है। हमने कंपनी की डेफिनेशन भी पढ़ा है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन formed by legal person or a group of legal person to engage in or carry on business or individual enterprises। तो कंपनी के अंदर जो हमारी
जो एंटिटी है वो आर्टिफिशियल पर्सन की रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंपलेस्ट, ओल्डेस्ट, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस। सारी लाइबिलिटी बिजनेस को मैनेज करने की, बेनिफिट है, रिस्क है इसी पर्सन का, सोल प्रोप्राइटरशिप का। Simplest, oldest, most common form of business ownership in which only one individual acquires all the benefits and risk of running an enterprise. तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा काम अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो इसकी और ऑप्शंस हमारे पास क्या है? पार्टनरशिप, a type of business organization in which two or more individual pool money, skills and other resources and share profit and losses in accordance with the terms of partnership agreement, जैसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। पार्टनरशिप में जो इसकी ड्रॉबैक है, इसमें डिसीजन डिले हो जाते हैं, पार्टनर्स के आपस में कंसेंट नहीं हो पाती। और ये हमारे पास एक और है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। A limited liability partnership in which all partners have limited liability. It has same elements as partnership and corporation. Although one partner is not responsible for the misconduct of other. तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे हमने यहाँ पर देखा, उसमें जो फीचर्स हैं उसमें फीचर पार्टनरशिप के भी हैं, कॉर्पोरेशन के भी हैं, कंपनी के भी हैं। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं LLP को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। A limited liability partnership, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, ये हाइब्रिड का है जब किसी चीज में दो चीजों की क्वालिटीज हों, कुछ पुरानी चीज की है या कुछ नई चीज की, हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं हाइब्रिड प्लांट्स हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर विद द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज, दोनों के एडवांटेजेस को लेकर बनाया गया है LLP। इज ए newer form of business partnership where all the owners have limited personal liabilities. For the financial obligation of the business, limited liability रहेगी personally, जितना उसका contribution है, but allows it partners the flexibility for organizing their internal structure as partnership. लेकिन अंदर मैनेजमेंट में उनको इंटरनल स्ट्रक्चर करने में, इंटरनल स्ट्रक्चरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। हाइब्रिड फॉर्म, ब्लेंड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, दोनों का मिक्सचर है। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर है, हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर भी पार्टनर है। यहाँ पर डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ भी डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड है, हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड रहेगी। कंपनी के अंदर कॉम्प्लायंसेस, रूल्स रेगुलेशन ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके अंदर लेस कॉम्प्लायंसेस हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आइए देखें, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। The Limited Liability Partnership Act 2008 was published in Official Gazette of India on 9 January 2009 and has been in effect since 31st March 2009. However, only limited section of the act have been ratified. उस टाइम बहुत थोड़े सेक्शंस बनाए गए थे। Rules of the act were published in the Official Gazette on 1st April 2009 and amended in 2017. The first LLP was incorporated on 2nd April 2009. It extends to the whole of India. Whole of India जो हम बात कर रहे हैं एक्ट के एप्लीकेबल की, ये एक्ट जो है थ्रू आउट इंडिया, अक्रॉस द इंडिया एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सारे सेक्शंस की बात तो नहीं कर सकती, हाँ, कुछ लिमिटेड सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करते हैं। पार्टनर्स, सेक्शन 5। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके अंदर सेक्शन 5 पार्टनर्स के बारे में क्या बताता है, आइए समझिए। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी पार्टनर इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो पार्टनर है, पार्टनरशिप है, इसके अंदर पार्टनर बन कौन सकता है? कोई इंडिविजुअल भी बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं, कंपनीज भी पार्टनर बन सकती हैं। प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप इफ, क्या कंडीशंस हैं? वो पर्सन अनसाउंड माइंड का ना हो और उसको इन कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हो, उसके ऊपर चार्ज है इंसॉल्वेंट का, डिक्लेयर हो चुका है,
और थर्ड पॉइंट है, ही हैज अप्लाइड टू एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, उसने खुद अप्लाई कर रखा है, कोर्ट में अप्लाई कर रखा है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, और उसकी एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात ध्यान देनी है, पहला केस तो है कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, और दूसरा है कि उसने इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाई कर रखा है और उसका भी डिसीजन नहीं आया। या एक बात का डिफरेंस हमें और चेक करना है, हाँ, अगर कोई पार्टनरशिप या कोई वो बिजनेस उसका ऐसा है जिसमें उसके क्रेडिटर्स ने अप्लाई किया है कि इस पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, तो वो हमारी कंडीशंस के अंदर, डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं आता। अगर वो खुद करता है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स सेक्शन 6 के अंदर दिया गया है। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, एटलीस्ट 2। अगर कभी मानो बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो गया, फ्यूचर में पार्टनर्स की जो नंबर है 2 से कम हो जाता है, और वो बिजनेस मोर देन 6 मंथ्स तक कैरी करता है, और ये बात उसकी नॉलेज में भी है, तो उस बिजनेस की लाइबिलिटी के लिए वो जो अकेला पर्सन, जो पार्टनर, सिंगल पार्टनर रह गए, तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी, वो उन सब लाइबिलिटीज के लिए पर्सनली लायबल होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी के बेसिस पर हमारे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Every limited liability partnership shall have at least 2 designated partners. अब पार्टनर्स की कोई लिमिट तो है ही, बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, तो उन पार्टनर्स के बिहाफ पर बिजनेस कौन संभालेगा? जैसे हमारे कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हमारे जो पार्टनर्स के बिहाफ पर बिजनेस संभालते हैं, वो 2 डेजिग्नेटेड, एटलीस्ट कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? ये 2 इंडिविजुअल होने चाहिए, हु आर इंडिविजुअल, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इंडिया के बारे में सबको मालूम है कि उसको मिनिमम 182 डेज लास्ट ईयर में, प्रीसीडिंग ईयर में, जिस साल की हम बात कर रहे हैं, तो उसको इंडिया में स्टे करना जरूरी है। Provided that in the case limited liability partnership in which all the partners body corporates, यानी जब हम कह रहे थे, पीछे हम बात कर रहे थे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर है वो बॉडी कॉर्पोरेट्स भी बन सकती हैं, वो इंडिविजुअल एक नेचुरल पर्सन नहीं है, तो इस केस में जब बॉडी कॉर्पोरेट होगी, तो हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जब हम बात करते हैं, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? तो बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ से नॉमिनीज अपॉइंट किए जाएंगे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का काम करेंगे, एक्ट करेंगे। लाइबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स सेक्शन 8 के अंदर दिया गया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर। अगर क्लियरली नहीं कहा गया, तो ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है रिस्पॉन्सिबल है फॉर डूइंग ऑल द एक्ट्स, मैटर, थिंग्स एज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन दिए गए उन सबका पालन करना। फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, return, statement, and the like report pursuant to the provision of this act, as may be specified in limited liability partnership agreement. Liable to penalties, अगर वो सब ये काम नहीं करता, तो पेनल्टी उसी पार्टनर पे लगेगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लगेगी। Imposed on the limited liability partnership for any contravention to those provisions. अगर उस प्रोविजन को फॉलो नहीं किया गया है, तो पेनल्टी भी उसी पार्टनर पर लगेगी। चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप पार्टनर्स सेक्शन 9 के अंदर दिया गया है। जैसे हमने कहा कि मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। किसी वजह से किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, किसी भी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वैकेंसी अराइज हो जाती है, तो वैकेंसी अराइज होने के विद इन 30 डेज उस पोस्ट को, उस डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना जरूरी है। अगर अपॉइंट नहीं किया जाता, उस केस में ईच पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। साइलेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी, आइए कुछ फीचर्स की बात करते हैं। एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट
जैसे कंपनी है, बिल्कुल कंपनी की फीचर्स है जैसे हमने कहा था। तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, जो एक्ट है हमारा 2008 है। परपीचुअल सक्सेशन, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, कोई पार्टनर अगर अपना हिस्सा बेच देता है, रिटायर हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उससे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर इट कैन बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द होल प्रॉपर्टी इट्स नेम। कंपनी की तरह इसका परपीचुअल सक्सेशन रहता है, जैसे हमने कंपनीज के अंदर पढ़ा था, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, द कंपनी गोज फॉर एन एवर। तो यहाँ भी बिल्कुल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का परपीचुअल सक्सेशन है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट किससे? पार्टनर से। तो एलएलपी की जो एंटिटी रहेगी वो सेपरेट रहेगी। द क्रेडिटर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर नॉट द क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया है कि पार्टनर्स की एंटिटी और एलएलपी की एंटिटी सेपरेट है। जो एलएलपी के क्रेडिटर्स है वो पार्टनर्स के क्रेडिटर्स नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, another difference between LLP and partnership form is the independent of an authorized action of one partner do not make the other partner liable। जैसे हम पार्टनरशिप के अंदर पढ़ते थे तो वहां पर तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अनऑथराइज एक्शन के लिए लाइबल होता था, लेकिन इसमें all partners are agent of LLP and action of one partner do not bind the other। LLP एग्रीमेंट, एलएलपी के अंदर भी एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिस एग्रीमेंट में सभी पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया जाता है। ऑल्सो द पार्टनर कैन डिवाइस द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इफ सच एन एग्रीमेंट इज नॉट मीट द एक्ट गवर्न्स, जैसा एक्ट के अंदर दिया गया है, अगर वो अपने राइट्स और ड्यूटी खुद मेंशन नहीं करते तो एक्ट के अंदर जो दिया गया है वही उन पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज होंगी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। For all legal person, an LLP is an artificial legal person. It is created by legal process and has all the rights of an individual. It is invisible, intangible, immortal, but not fictitious since it exists. तो अगर हम कहें कि LLP कहाँ है या कुछ भी है, ये इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इमोर्टल है। कॉमन सील, कॉमन सील होती है लेकिन कॉमन सील बनाना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अगर कॉमन सील बनाई गई है तो सील रिमेन्स अंडर द कस्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। फर्दर द कॉमन सील कैन बी अफिक्स्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो फ्रेंड्स, हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर की जो हमने ऊपर बात की तो आप समझ चुके होंगे कि उस कंसेप्ट को डिस्कस करना कितना जरूरी था। ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितनी बार हमारे एक्ट के अंदर आ रहा है। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी रहती है किसकी? पार्टनर्स की। However, he is not an agent of the other partners. Further, the liability of each partner is limited to his agreed contribution in the limited liability partnership. जितनी कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया था, तो अगर बाय चांस किसी उस बिजनेस के अंदर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जो लायबिलिटी रहेगी सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन तक रहेगी, उसकी पर्सनल एसेट्स को टच नहीं किया जाएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। There is no maximum limit on the partners of maximum partner in the entity. Business management and business structure, ये जो designated partners हमने पॉइंट किए हैं, only designated partners are responsible for the legal compliance। यानी जिसका मैनेजमेंट है, जिसका स्ट्रक्चर है, इन सबको कौन संभालेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर संभालेंगे। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, हम नॉन प्रॉफिट के लिए, कोई चैरिटेबल के लिए LLP स्टार्ट नहीं कर सकते। लॉफुल बिजनेस के लिए स्टार्ट किया जा सकता है इसको सिर्फ, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन, द पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रिसाइड्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। फर्दर दे कैन अपॉइंट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द सेम। कॉम्प्रोमाइज फॉर अरेंजमेंट, अगर 2 LLP हैं, उनका मर्जर होना है, अमल कमीशन होना है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। needs to be in accordance with this act। तो अगर कोई 2 LLP मर्ज होना चाहती हैं या 2 कंपनीज मिलकर मर्ज होकर LLP बनना चाहती हैं तो इसके अंदर प्रोविजंस हैं, जैसा हमारा यहाँ पर भी दिया हुआ है कन्वर्जन इनटू LLP। कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई फर्म है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है, वो अपना कन्वर्जन करवाना चाहती है LLP के अंदर, तो एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो कीजिए और आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स,
जो डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग होगी वो सभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी. Further, a partner or designated partner has to authenticate the same using an electronic और digital signatures. जो signatures होते हैं वो भी digital ही होते हैं. Types of limited partnership. Equal right LLP. नाम से क्लियर है कि अगर पार्टनर्स की इक्वल कैपिटल है, वो टाइम भी इक्वल डिवोट करते हैं, एनर्जी भी इक्वल है, हैव द सेम राइट्स, कंट्रीब्यूट इक्वल इन द मैनेजमेंट, तो सच टाइप ऑफ एलएलपी इज कॉल्ड इक्वल राइट्स एलएलपी. डिफरेंशियल राइट्स एलएलपी, जिसमें उनका अमाउंट डिफरेंट है, कैपिटल डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजरियल राइट्स. बोर्ड मैनेज एलएलपी. In such type of LLP, management is done by the forming the board of partners similar to the board of directors. बिल्कुल board of directors की तरह, जैसे कंपनी के अंदर हम board of director बनाते हैं, तो यहाँ भी एक board बनाया जा सकता है. The partners have to have the day-to-day managerial and operational decision-making power rest in the hand of board committee of the partners. Husband-wife LLP. In such type of LLP, if the husband and wife are running LLP, then special agreement related to tax liability. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. टैक्स लाइबिलिटी के लिए वहां पर एक स्पेशल एग्रीमेंट किया जाएगा. किस लिए? मिनिमाइज द फैमिली टैक्स लाइबिलिटी. Beside, they choose any type of LLP according to their convenience. Differential rights and differential power of LLP. In such type of LLP, partners hold different rights and power. नाम से क्लियर है, डिफरेंशियल राइट्स और डिफरेंशियल पावर्स. सम मे बी जस्ट इन्वेस्टिंग, वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहे, राइट्स डिसीजन में पार्ट नहीं ले रहे, while other may be holding managerial responsibilities. In order to avoid miscommunication and conflicts, the right and the power of partners shall be well defined and agreed on. बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह के conflicts ना हो. Absolute rights LLP. In this type LLP, there are only two partners. One of them is appointed as the nominee or is in only as investor. Then the LLP agreement will be drafted in such a way that the one person will get all the management and decision making power. Manager managed LLP. In such type of LLP, partners appoint the manager and give him the powers related to administration, management, operational of the company. The role of the partner is limited as investor and do not have any decision making power on day-to-day activities of the company. सारा काम कौन संभालेगा? जो मैनेजर अपॉइंट किए जाएंगे. आइए देखते हैं एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसा होता है, स्टार्ट कैसे होता है, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आती है. कंप्लीट एंड सबमिट द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म. रिटर्न में नहीं जाएगा, इसका परफॉर्मा आता है. और वो भी कैसे? हमें रजिस्टर कैसे करना होगा? इलेक्ट्रॉनिकली, ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. एटलीस्ट टू पार्टनर्स, इधर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट. हम डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी में पार्टनरशिप कर सकती है, हिस्सा ले सकती है. रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग कम्युनिकेशन. आपको अपने ऑफिस का, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना होगा. एटलीस्ट टू इंडिविजुअल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर. They will be responsible for doing all acts, matters and things as required to be done by the LLP. Also, the designated partner should be resident in India. हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से designated partners को. Each designated partner should hold a designated partner identification number, DPIN. आगे डिस्कस करते हैं इसको. Allotted by the Ministry Corporate Affairs. Name of the LLP. जैसे कंपनीज का नेम होता है, यहाँ भी LLP का नेम रखा जाएगा और डिस्टिंक्ट होगा. The LLP cannot have a name which another LLP or a partnership firm or the company is currently using. Obvious है तो बिल्कुल कि हमें मिलता जुलता नाम, क्योंकि वहां से परमिशन नहीं आएगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा. तो हमें इनकॉर्पोरेशन के टाइम अपनी कंपनी का LLP का नाम क्या रखना चाहते हैं, पहले से हमें उसमें ऑप्शंस देनी होती है. Execute the agreement between the partners and between the LLP and its partner. Further, it's an agreement is not present provisions in the first schedule. एलएलपी की फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया गया है कि अगर एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट तैयार नहीं किया जाता तो फर्स्ट शेड्यूल के प्रोविजंस अप्लाई होंगे. हाँ, अभी बात कर रहे थे हम डीपीआईएन की. डीपीआईएन मींस डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर. जब आप डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर,
Designated partnership number is a registration required for any person who wishes to be appointed as designated partners of the limited liability partnership. तो इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए, किसके द्वारा, गजटेड ऑफिसर के द्वारा, या नोटरी पब्लिक, या कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। तो हमने जब डीपीआईएन के लिए अप्लाई करना है तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। Contents of LLP agreement: name of LLP, name and address of the partner and designated partners, the form of the contribution, interest on contribution, profit sharing ratio, remuneration of partners, rights and duty of partners, the proposed business, rules for the governing the LLP. The incorporation document shall be in form as prescribed, state the name of limited liability partnership, proposed business क्या होगा हमें अपने इसके अंदर incorporation document में बताना होगा, address to the registered office, name and address of each of the person जो partner बनने वाले हैं, name and address of the person designated partners के, contain such other information concerning the proposed limited liability partnership. Contents of the LLP agreement: name clause, name and address of the partners, designated partners, the form of contribution, interest on contribution, profit sharing ratio, remuneration of partners, rights and duties of partners, the proposed business, rules for the governing LLP, duration of LLP. Allowable business, यानी ये LLP कौन सा बिजनेस कर सकती है। फ्रेंड्स, LLP के अंदर क्लियरली कुछ नहीं लिखा हुआ था कि LLP कौन सा बिजनेस कर सकती है। अभी तक यही माना जा रहा था कि LLP मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं कर सकती। पीछे इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर एक न्यूज आई है जिसने क्लियर कर दिया है, एक डिसीजन को प्रिंट किया है, पब्लिश किया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर withdraws memorandum that barred LLP from manufacturing activities. क्लियर कट है कि LLP मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। Document required for the formation of LLP: documents of partner, PAN number, आधार, email ID, मोबाइल नंबर, डिजिटल सिग्नेचर्स, एड्रेस प्रूफ चाहिए, इनमें से कुछ भी एक सबमिट करना होगा। आप बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक सबमिट किया जा सकता है। कंप्लायंसेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन: मान लो LLP एग्जिस्टेंस में आ गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद क्योंकि बिजनेस करना है, पैन नंबर भी होना चाहिए, टैन नंबर भी होना चाहिए, अदर रजिस्ट्रेशन। हम सबको मालूम है पैन क्या होता है और टैन क्या होता है। पैन और टैन में क्या फर्क है? जब हमें टैक्स पे करना है तो मुझे पैन नंबर चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मैंने उनका TDS काटना है और TDS डिडक्ट करके उसको गवर्नमेंट ऑफिस में, इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराना है, तो इसके लिए मुझे 10 नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिससे मैं TDS काट कर, TDS डिडक्ट करके उसको इनकम टैक्स ऑफिस में सबमिट करा सकूं। रजिस्ट्रेशन अंडर अदर हेड्स: मेरा किस चीज का बिजनेस है, जैसे कोई फूड प्रोडक्ट का है तो उसका फसाई का है, FPO है, तो जो भी मुझे रजिस्ट्रेशन कराने हैं उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन भी कराने होंगे। बैंक अकाउंट ओपन करना है, प्रिंट लेटर हेड्स विद LLPN, प्रिपेयर रबर स्टैम्प्स, प्रिपेयर कॉमन सील्स ऑफ LLP। अगर हमने डिसाइड किया, अगर डिसाइड नहीं किया तो अलग बात है, अगर कॉमन सील रखना मैंडेटरी नहीं है। obtain all required registration and licenses and permissions, maintain necessary register if specified by the LLP, maintain proper books of accounts, mandatory requirement है। ऑडिट की बात करते हैं। अंडर IT इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है कि अगर टोटल सेल्स 100 लाख से ज्यादा है, कौन सी ईयर से, 2013-14 ईयर से इफेक्टिव है ये, और 100 लाख से ज्यादा है तो उसको टैक्स ऑडिट की बात हो रही है, टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। अंडर LLP एक्ट क्या कहता है? ऑडिट ऑफ द बुक्स अकाउंट्स ऑफ द LLP इज नॉट मैंडेटरी, ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है और कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है तो यहां भी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। रूटीन कंप्लायंसेस: रिटर्न टू बी फाइल अंडर ऑल अदर एप्लीकेबल लॉज, statement of account, solvency declaration. Every LLP shall prepare statement of account and the solvency declaration within 6 months from the end of financial year, and file the same with ROC in LLP form number 8 within 30 days or the expiry of 6 months from the end of financial year, that is 30th October। 31st मार्च अगर हम काउंट करेंगे
क्योंकि फाइनेंशियल ईयर फिक्स हो चुका है 31 मार्च, अगर हम काउंट करेंगे 6 मंथ्स तो 30 अक्टूबर बनता है। एनुअल रिटर्न, every LLP shall file an annual return to register in LLP form number 11 within 60 days of the completion of its financial year। ये भी काउंट हो रहा है 31 मार्च से, तो अगर 60 डेज काउंट करें तो 30th में बनता है हमारा, 60 डेज की बात हो रही है। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, every LLP is required to file their returns with the income tax department as per the time schedule prescribed। अगर उसका ऑडिट, अगर अब ऑडिट के अंदर आती है तो 30 सितंबर, अगर ऑडिट के अंदर नहीं आती तो वो होगा 31 जुलाई। पेनल्टीज एंड फाइन, अगर उन कॉम्प्लायंसेस का फॉलो नहीं किया जाता तो कुछ पेनल्टीज और फाइन्स हैं। फॉर डिफॉल्ट और नॉन कंप्लायंस ऑन द procedural matters such as filing through the levy of a default fee for every day for which the default continues। जितने टाइम तक उस मिस्टेक को ठीक नहीं किया जाता तो एवरी डे के हिसाब से फाइन लगता है, और ये फाइन है 100 रुपीज पर डे, और ये फाइन लगता रहेगा अप टू ए पीरियड ऑफ 300 days। दिस इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ओनली विदाउट एनी डिस्क्रिशन। द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट कैन बी पनिश्ड either through payment of fine or through payment of fine as well as imprisonment। यानी या तो फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है, दोनों भी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने अपने इस LLP के अंदर, हाँ हम उतना डिटेल में जितना लॉ के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को डिस्कस तो नहीं कर सकती, हाँ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जो LLP के हमें नॉलेज होना जरूरी है वो मैंने सब इसमें बताने की कोशिश की है। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। Happy learning!